हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड पर। और जैसे कि आपको पता है, शाम की 5 बजे की क्लास आपकी है सीटेट एंड एमपीटेट स्पेशल क्लास। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। और ये आज की जो क्लास है वो है बाल विकास एवं मनोविज्ञान की। तो ये तो आप किसी भी टेट एग्जाम के लिए प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि सेम सिलेबस है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम साथ आते हैं, तो आप इसको देख लेते हैं। खैर, स्टार्ट करेंगे सेशन आज का। लेकिन चैनल पे अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गुड इवनिंग, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं रेडी हो जाइए रिप्लाई करने के लिए। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है तो वो बालक कैसा है? सामान्य बालक है, विकलांग बालक है, पिछड़ा बालक है या असमायोजित बालक है? कुछ बच्चे होते हैं ना, स्कूल से भाग जाते हैं, तो बिल्कुल वो जो है असमायोजित बालक है, जो कि स्कूल के वातावरण में समायोजन नहीं कर पा रहा है, उसे स्कूल में अच्छा नहीं लगता है। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा अगला प्रश्न, रेटिंग एंगल एवं प्रश्नावली किस प्रविधि से संबंधित है? सांख्यिकी विधि से, उपचारात्मक विधि से, विकासात्मक विधि से या फिर मूल्यांकन विधि से? तो बिल्कुल यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है मूल्यांकन। रेटिंग का नाम आ जाता है, प्रश्नावली नाम आ जाता है, तो यही सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, मूल्यांकन विधि से संबंधित है। व्यक्ति अध्ययन विधि में प्रमुख भूमिका होती है किस चीज़ की? सूचना की, विश्लेषण की, संश्लेषण की या प्रयोग की? तो यहाँ पे सही उत्तर जाता है आपका व्यक्ति अध्ययन विधि में सूचना की जो है ज़्यादा भूमिका होती है। किसी व्यक्ति के बारे में आप जो है सूचना जितनी ज़्यादा इकट्ठा कर पाएंगे, उसी हिसाब से आप उसके व्यक्तित्व या उसकी समस्याएं, उसकी जितनी भी चीज़ों की आप अध्ययन करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। तो सूचना का सबसे इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे होता है। व्यक्ति अध्ययन विधि का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का निदान है, ये कथन किसका है? क्रो एवं क्रो, ग्रीन का, स्किनर का, फ्रॉबल का? सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका जाता है 4 के लिए, ऑप्शन नंबर 1 क्रो एंड क्रो का है। व्यक्ति अध्ययन विधि में किस प्रकार की सूचनाओं की आवश्यकता होती है? पारिवारिक, सामाजिक, सामान्य एवं शारीरिक या इनमें से सभी? तो जैसा कि हमने ऊपर ऑलरेडी देख लिया है कि व्यक्ति अध्ययन विधि में सूचनाएं इंपॉर्टेंट होती है। जितनी ज़्यादा सूचना आप किसी व्यक्ति के बारे में इकट्ठा कर सकते हैं उतना बेटर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही आंसर होगा, इनमें से सभी। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षण विधि है कौन सी? गतिवर्धन, संपन्नीकरण, विशिष्ट कक्षाएं या इनमें से सभी? और यहाँ सही उत्तर अगेन आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाता है। फ्रॉबेल ने निम्नलिखित में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया? गेंद का खेल, ब्लॉक का खेल, आकृतियों का खेल या इन सभी पर? और सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1, गेंद का खेल। शिक्षा का उद्देश्य है क्या? अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हो, व्यवहारिकता का निर्माण या फिर ये सभी? और सही उत्तर जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी अगेन। व्यक्तित्व विभिन्नताओं का क्षेत्र है क्या? लिंग भेद, शारीरिक रचना, मानसिक योग्यता या फिर ये सभी? चलिए देख लेते हैं, उत्तर सही होता है अगेन आपका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। लिंग भेद भी भिन्न भिन्नता होती है, शारीरिक रचना में भिन्नता होती है, मानसिक योग्यताएं अलग अलग होती हैं सभी व्यक्तियों की। बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया था? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ऑप्शंस फटाफट से देख लीजिए। एंड करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, बेलक। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेपीडी का प्रत्यय दिया गया किसके द्वारा? बंडूरा द्वारा, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा या वाइगोट्स्की द्वारा? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। अगला देख लेंगे, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है, ये सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने, पावलव ने, कुर्ट लेविन ने? देखिए, जब सीखने के लिए कोई तत्पर रहे, एकदम तैयार रहे कि हाँ अब हमको सीखना है, तो जाहिर सी बात है वो कोई भी चीज़ जल्दी सीख सकता है। तो यही थॉर्नडाइक ने कहा है और यही इसका सही आंसर होता है, ऑप्शन नंबर ए। कोई भी व्यवहार
जो अब सामाजिक नियमों या कानूनों के विरुद्ध बालकों द्वारा किया जाता है वो क्या कहलाता है? असामान्यता, बाल अपराध, बिछड़ापन या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, बाल अपराध। ठीक है, बाल अपराध जिसे हम लोग कहते हैं बेसिकली। मूल्यांकन का क्षेत्र है सीमित, असीमित, संकुचित, व्यापक। आई थिंक काफ़ी ये आसान हो जाता है। मूल्यांकन का क्षेत्र हम लोग कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, है ना? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। व्यापक है, मूल्यांकन कई क्षेत्रों का किया जाता है, हर चीज़ का किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही जाता है। मूल्यांकन को मापने की विधि है क्या? परिमाणात्मक विधि, गुणात्मक विधि, दोनों या कोई नहीं? तो बिल्कुल दोनों ही तरीके से, दोनों ही विधियों से मापा जा सकता है। मूल्यांकन प्रत्यय है कैसा? संकीर्ण, विस्तृत, व्यापक, अति संकुचित? तो विस्तृत, काफ़ी विस्तृत और या व्यापक आप दोनों ही कह सकते हैं। तो मूल्यांकन जो है व्यापक प्रत्यय है, विस्तृत प्रत्यय है, दोनों ही एक सेंस में यूज़ होता है। फिलहाल आप यहाँ पे विस्तृत टिक कर सकते हैं, बहुत ही डिटेल्ड एंड एक्सपेंडेड जो है प्रत्यय है मूल्यांकन। प्रेरणा का अंतिम लक्षण है लक्ष्य प्राप्ति के बाद बेचैनी का समाप्त हो जाना। बेचैनी समाप्त करने का साधन क्या है? उसके तनाव को दूर किया जाना, उसको बदल दिया जाना, उसको दबा दिया जाना, या फिर ए एंड बी दोनों? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होता है, उसके तनाव को दूर किया जाना, उसको बदल दिया जाना, ये करेक्ट आंसर हो जाता है, बेचैनी समाप्त करने का साधन। प्रशंसा एवं निंदा दो ऐसी प्रेरणाएं हैं जो बालक में वृद्धि करती हैं। किस चीज़ की? अनुशासन की, शरीर की, सामाजिक प्रेरक की, या इनमें से सभी की? प्रशंसा, निंदा। तो ये सामाजिक प्रेरक के अंतर्गत देखिए आ जाता है। हमें जब सोसाइटी में हमारी तारीफ होती है या चार लोगों के बीच हमारी तारीफ होती है, तो भी कहीं ना कहीं हम सामाजिक रूप से प्रेरित होते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो मेरी बहुत तारीफ होगी, मेरे बहुत नाम होगा। और निंदा भी वही चीज़ हो जाती है कि निंदा का भी जो कुछ कई बच्चों को डर होता है कि अगर हम ऐसा कर देंगे सब मेरी इंसल्ट लोग फील करते हैं बच्चे, कि सब लोग क्या कहेंगे, ऐसा है सबके सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी, तो फिर वो कोई भी गलत काम नहीं करते या फिर पढ़ाई वढ़ाई करते हैं मतलब। तो ये सामाजिक प्रेरक की जो है वृद्धि करती है। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? इसका एक आंसर यहाँ पे एक्सेप्शन देख लीजिए थोड़ा सा। इसका आंसर होगा सामाजिक प्रेरक की। ठीक है, और अनुशासन की कई जगह इसका आपको आंसर मिल जाएगा, कई जगह तो नहीं, एक आध जगह आपको इसका आंसर, क्योंकि मैंने देखा है, मेरी नज़र के सामने से गुजरा है, तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि हो सकता है आपके सामने भी आ जाए। बट इसका आंसर होना चाहिए सामाजिक प्रेरक, क्योंकि इस प्रशंसा निंदा सामाजिक प्रेरक के अंतर्गत आ जाते हैं। फटाफट से बताइए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसकी अवधि बतानी है। तो देखिए, जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई उसमें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था सबसे लास्ट वाली है, जो कि 11 वर्ष से स्टार्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है। जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू कितना होता है? जड़ बुद्धि पूछा है तो जो सबसे कम वाला है आपको चूज कर लेना है इस ऑप्शन में से। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाता है। अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता होती है क्या? वह कक्षा में सभी से मेल जोल रखता है, वह पाठ्य सहगामी क्रियाओं में निरंतर भाग लेता है, एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है, या फिर ये सभी? और यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए वो होता है क्या? एकांत में रह के कम बातचीत करने वाला होता है जो अंतर्मुखी बालक होता है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? 1947, 1920, 1940 या 1900? तो बिल्कुल 1920 माना जाता है, सही आंसर हो जाता है आपका। बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है? केंद्रीय चिंतन से, बहुआयामी चिंतन से, सृजनात्मकता से, या फिर इन सभी से? एंड करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में कहा जा सकता है कि क्या? इसमें लचीलापन नहीं है, अति संकुचित है, इसमें व्यापकता नहीं है, यह सर्वव्यापी है, तत्व सार्वभौमिक भी है।
तो यहाँ पे सही आंसर है, ये सर्वव्यापी है तो सार्वभौमिक है, ये करेक्ट आंसर हो जाता है। क्योंकि बाकी सब में तो निगेटिव आ रहा है ना, नहीं है ना, व्यापकता नहीं है, संकुचित है, सब निगेटिव में जा रहा है, जबकि इतना निगेटिव नहीं है। मनोविज्ञान की प्रकृति का कारण क्या है? एक ओर जहाँ यह शुद्ध विज्ञान है, वहीं दूसरी ओर यह सामाजिक विज्ञान है। एक ओर जहाँ यह शिशुओं के व्यवहार और उनकी शिक्षा पर विचार करता है, वहीं दूसरी ओर प्रौढ़ों के व्यवहार और शिक्षा पर भी। एक ओर जहाँ इसका संबंध लड़कियों के व्यवहार और तदनुरूप शिक्षा पर विचार करना है, वहीं दूसरी ओर लड़कियों के व्यवहार और उनकी शिक्षा पर भी, या फिर ये सभी। तो बिल्कुल ये सारे ही इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, उपर्युक्त सभी। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है, जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, संसार के अन्य सभी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, या फिर ये सभी। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, मानव के का अध्ययन किया जाता है। एक्चुअली यहाँ पे जो ऑप्शन है, मानव के जो है साइकोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, मस्तिष्क का, भावनाओं का, मानसिक विकास का, इन सब का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मानव वर्ड लिखा हुआ है। अब बेसिकली हम जीव जंतुओं का अध्ययन इसके अंतर्गत नहीं करते हैं, संसार के सभी प्राणियों का अध्ययन इसके अंतर्गत नहीं करते हैं, और इसीलिए हम ये भी नहीं लगा सकते। तो एक विवादित प्रश्न है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में एक वर्ड जो है मिसिंग है। फिर भी आपका ऑप्शन फिलहाल के लिए यहाँ पे मैंने यही सही कर दिया है, और इस पर आपको कॉमन मार्क्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट। शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन का उद्देश्य है क्या? विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक न होना, छात्र की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में न रखना, या फिर ये इनमें से कोई नहीं। और यहाँ पे सही आंसर बिल्कुल, जो बाकी तो सब आपका निगेटिव निगेटिव में जा रहा है, पॉजिटिव आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। सो ये हमारा छोटा सा सेशन, आई जस्ट होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।